मुझ पे एहसान जो न करते तो ये एहसान होता। एक दिन मैं दिल्ली के चांदनी चौक से गुजर रहा था कि मेरी नज़र एक फ़कीर पर पड़ी जो बड़े मौसर तरीके से अपनी हालत ज़ार लोगों से बयान करता जा रहा था। 2-3 मिनट के वक्फे के बाद ये दर्द से भरी स्पीच उन्हीं अल्फाज और उसी पैराए में दोहरा दी जाती थी। ये तर्ज कुछ मुझे ऐसा ख़ास मालूम हुआ कि मैं उस शख्स को देखने और उसके अल्फाज सुनने के लिए ठहर गया। उस फ़कीर का कद लंबा, जिस्म खूब मोटा ताज़ा था और चेहरा एक हद तक खूबसूरत होता, मगर बदमाशी और बेहयाई ने सूरत मस्क कर दी थी। ये तो उसकी शक्ल थी। रही उसकी सदा, तो मैं ऐसा कसीउल क़ल्ब नहीं हूँ कि सिर्फ उसका मुख्तसर सा खुलासा लिख दूँ। वो इस काबिल है कि लफ्ज़ पे लफ्ज़ लिखी जाए। चुनाचे वो स्पीच या सदा जो कुछ कहिए ये थी, ए मुसलमान भाइयों, खुदा के लिए मुझ बदनसीब का हाल सुनो। मैं आफत का मारा 7 बच्चों का बाप हूँ, अब रोटियों को मोहताज हूँ और अपनी मुसीबत एक एक से कहता हूँ। मैं भीख नहीं मांगता, मैं ये चाहता हूँ कि अपने वतन को चला जाऊँ, मगर कोई खुदा का प्यारा मुझे घर भी नहीं पहुँचाता। भाई मुसलमानों, मैं गरीबुल वतन हूँ, मेरा कोई दोस्त नहीं, हाय मेरा कोई दोस्त नहीं। ए खुदा के बंदो मेरी सुनो, मैं गरीबुल वतन हूँ। फ़कीर तो ये कहता हुआ और जिन पर उसके किस्से का असर हुआ उनसे खैरात लेता हुआ आगे बढ़ गया, लेकिन मेरे दिल में चंद ख्यालात पैदा हुए और मैंने अपनी हालत का मुकाबला उससे किया तो मुझे खुद ताज्जुब हुआ कि अक्सर उम्र में मैंने उसको अपने से अच्छा पाया। ये सही है कि मैं काम करता हूँ और वो मुफ्तखोरी से दिन गुजारता है। नीज़ ये कि मैंने तालीम पाई है और वो जाहिल है। मैं अच्छे लिबास में रहता हूँ और वो फटे कपड़े पहनता है। बस यहाँ तक मैं उससे बेहतर हूँ। आगे बढ़कर उसकी हालत मुझसे बदरजहा अच्छी है। उसकी सेहत पर मुझे रश्क करना चाहिए। मैं दिन रात फिक्र में गुजारता हूँ और वो ऐसे इत्मीनान से बसर करता है कि बावजूद बसूरने और रोने की सूरत बनाने के उसके चेहरे से बशाशत नुमाया थी। बड़ी देर तक मैं गौर करता रहा कि उसकी ये काबिल रश्क हालत किस वजह से है और आखिरकार मैं इस बज़ाहिर अजीब नतीजे पर पहुंचा कि जिससे वो मुसीबत ख्याल करता वही उसके हक में नेमत है। वो हसरत से कहता है कि मेरा कोई दोस्त नहीं, और मैं हसरत से कहता हूँ मेरे इतने दोस्त हैं, उसका कोई दोस्त नहीं। अगर ये सच है तो उसे मुबारकबाद देनी चाहिए। मैं अपने दिल में ये बातें करता हुआ मकान पर आया। कैसा खुशकिस्मत आदमी है, कहता है मेरा कोई दोस्त नहीं। ऐ खुशनसीब शख्स, यही तो तू मुझसे बढ़ गया। लेकिन क्या उसका ये कौल सही भी है? यानी क्या असल में उसका कोई दोस्त नहीं जो मेरे दोस्तों की तरह उसे दिन भर में 5 मिनट की भी फुर्सत न दे? मैं अपने मकान पर एक मजमून लिखने जा रहा हूँ, मगर खबर नहीं कि मुझे ज़रा सा भी वक्त ऐसा मिलेगा कि मैं तख्लीए में अपने ख्यालात जमा कर सकूँ और उन्हें इत्मीनान से कलमबंद कर सकूँ, या जो स्पीच मुझे कल देनी है उसे सोच सकूँ। क्या ये फ़कीर दिन दिहाड़े अपने रुपया ले जा सकता है और इसका कोई दोस्त रास्ते में न मिलेगा और ये ना कहेगा कि भाईजान देखो पुरानी दोस्ती का वास्ता देता हूँ, मुझे इस वक्त ज़रूरत है यार, थोड़ा सा रुपया कर्ज दे दो। क्या इसके अबाब वक्त बेवक्त उसे दावतों और जलसों में खींच कर नहीं ले जाते? क्या कभी ऐसा नहीं होता कि उसे नींद के झोंके आ रहे हो मगर यार दोस्तों का मजमा है जो किस्से पे किस्सा और लतीफ़े पे लतीफ़ा कहे जा रहे हैं और उसने का नाम नहीं लेते? क्या उसे दोस्तों के ख़तों का जवाब नहीं देना पड़ता? क्या उसके प्यारे दोस्त की तसनीफ़ की हुई कोई किताब नहीं जो उसे खामखा पढ़नी पड़े और रिव्यू लिखना पड़े? क्या उसे अहबाब की वजह से शोर मचाना और हू हक नहीं करना पड़ता? क्या दोस्तों के यहाँ मुलाकात को उसे नहीं जाना पड़ता? और अगर न जाए तो कोई शिकायत भी नहीं करता? अगर इन सब बातों से वो आज़ाद है तो कोई ताज्जुब नहीं कि वो हट्टा कट्टा है और मैं नहीं फनज़ार हूँ। या अल्लाह, क्या इस पर भी वो शुक्र अदा नहीं करता? खुदा जाने वो कौन सी नेमत चाहता है। लोग कहेंगे कि इस शख्स के कैसे बेहुदा ख्यालात हैं, बगैर दोस्तों की ज़िंदगी दूभर होती है और ये उनसे भागता है। मगर मैं दोस्तों को बुरा नहीं कहता। मैं जानता हूँ कि वो मुझे खुश करने के लिए मेरे पास आते हैं और मेरे खैर तलब हैं, मगर अमली नतीजा ये है कि अहबाब का इरादा होता है मुझे फ़ायदा पहुँचाने का और हो जाता है मुझे नुकसान। चाहे मुझ पर नज़रें की जाएं, मगर मैं ये कहे बगैर नहीं रह सकता कि आज तक मेरे सामने कोई ये साबित नहीं कर सका कि अहबाब का एक जमे गफ़ीर रखने
और शनासाई के दायरे को वसी करने से क्या फ़ायदा है। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि अगर दुनिया में कुछ काम करना है और बातों ही में उम्र नहीं गुजारनी है तो नहायत अजीज दोस्तों को छोड़ना पड़ेगा, चाहे उससे मेरे दिल पर क्या सही सदमा हो। मसलन मेरे दोस्त अहमद मिर्ज़ा हैं, जिन्हें मैं भरवड़िया दोस्त कहता हूँ। ये नहायत माकूल आदमी है और मेरी उनकी दोस्ती नहायत पुरानी और बेतकल्लुफ़ी की है, मगर हजरत की खिलकत में यह दाखिल है कि 2 मिनट निचला नहीं बैठा जाता। जब आएंगे शोर मचाते हुए, चीज़ों को उलट पुलट करते हुए, गरज के उनका आना भौचाल के आने से कम नहीं। जब वो आते हैं तो मैं कहता हूँ कोई आ रहा है, क़यामत नहीं है। उनके आने की मुझे दूर से खबर हो जाती है, बावजूद है कि मेरे लिखने पढ़ने का कमरा छत पर है। अगर मेरा नौकर कहता है कि मियाँ इस वक्त काम में मशगूल हैं, तो वो फ़ौरन चीखना शुरू कर देते हैं कि कम वक्त को अपनी सेहत का भी कोई ख्याल नहीं। नौकर की तरफ मुखातिब होकर कहते हैं, खैराती कब से काम कर रहे हैं? बड़ी देर से। तौबा तौबा। अच्छा बस 1 मिनट मैं उनके पास बैठूंगा, मुझे खुद जाना है। छत पर होंगे ना? मैं पहले ही समझता था। ये कहते हुए वो ऊपर आ जाते हैं और दरवाजे पे जोर से खोलते हैं कि गोया कोई गोला आके लगा। आज तक उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया नहीं और आंधी की तरह दाखिल होते हैं। हा आकर तुम्हें मैंने पकड़ लिया, मगर देखो देखो मेरी वजह से अपना लिखना बंद ना करो। मैं हर्ज करने नहीं आया, खुदा की पनाह किस कदर लग डाला है। कहो तबीयत तो अच्छी है, मैं तो सिर्फ ये पूछने आया था। वल्लाह मुझे किस कदर खुशी होती है कि मेरे दोस्तों में एक शख्स ऐसा है जो मजमून निगार के लक़ब से पुकारा जा सकता है। तो अब मैं जाता हूँ, बैठूंगा नहीं, 1 मिनट ठहरने का नहीं, बस तुम्हारी खैरियत दरियाफ्त करनी थी। खुदा हाफिज़। ये कहकर वो नहायत मोहब्बत से मुसाफा करते हैं और अपने जोश में मेरे हाथ को इस कदर दबा देते हैं कि उंगलियां में दर्द होने लगता है और मैं कलम भी नहीं पकड़ सकता। ये तो अलहदा रहा, अपने साथ मेरे कुल ख्यालात को भी ले जाते हैं। ख्यालात को जमा करने की कोशिश करता हूँ, मगर अब वो कहाँ। अगर देखा जाए तो वो मेरे कमरे में 1 मिनट से ज़्यादा नहीं रहे। ताहम अगर वो घंटों भी बैठे रहते तो इससे ज़्यादा नुकसान न करते। क्या मैं उन्हें छोड़ सकता हूँ? मैं इससे इनकार नहीं करता कि मेरी और उनकी दोस्ती बहुत पुरानी है और वो मुझसे भाइयों की तरह मोहब्बत करते हैं। ताहम मैं उन्हें छोड़ दूंगा, हाँ छोड़ दूंगा, अगर कलेजे पर पत्थर भी रखना पड़े। और लीजिए, दूसरे दोस्त मोहम्मद तहसीन हैं। ये बाल बच्चों वाले साहब हैं और रात दिन उनकी फ़िक्र में रहते हैं। जब कभी मिलने आते हैं तो तीसरे पहर के करीब आते हैं, जब मैं काम से तो फारिग हो चुका होता हूँ, लेकिन इस कदर थका हुआ होता हूँ कि दिल यही चाहता है कि 1 घंटा आराम कुर्सी पर खामोश पड़ा रहूँ। मगर तहसीन आते हैं और उनसे मिलना ज़रूरी है। उनके पास बातें करने के लिए सिवाय अपनी बीवी और बच्चों की बीमारी के और कोई मजमून ही नहीं। मैं कितनी कोशिश कर लूँ मगर वो इस मजमून से बाहर ही नहीं निकलते। अगर मैं मौसम का जिक्र करता हूँ तो वो कहते हैं, हाँ बड़ा ख़राब मौसम है, मेरे छोटे बच्चे को बुखार आ गया, मंजली लड़की खांसी में मुब्तला है। अगर पॉलिटिक्स या लिटरेचर के मुतालिक गुफ्तगू करता हूँ तो तहसीन साहब फ़ौरन माजरत पेश करते हैं कि भाई आजकल घर भर बीमार है, मुझे इतनी फुर्सत कहाँ के अखबार पढ़ूँ। अगर किसी जलसे आम में आते हैं तो अपने लड़कों को ज़रूर साथ लिए होते हैं और हर एक से बार बार पूछते रहते हैं कि तबीयत तो नहीं घबराती, प्यास तो नहीं मालूम होती। कभी कभी नब्ज देख लेते हैं और वहाँ भी किसी से मिलते हैं तो घर की बीमारी का जिक्र करते हैं। इसी तरह मेरे एक मुकद्दमाबाज दोस्त हैं जिन्हें अपनी रियासत के झगड़ों, अपने फरीक मुखालिफ की बुराइयों और जज साहब की तारीफ या मजम्मत के और कोई मजमून नहीं। मिन जुमला और बहुत से मुख्तलिफ किस्मों के दोस्तों के मैं मोहम्मद शाकिर खान साहब का जिक्र खुसूसियत से करूँगा क्योंकि वो मुझ पर ख़ास इनायत फरमाते हैं। शाकिर साहब मौज़ा सलीमपुर के रईस हैं और ज़िला भर में नहायत मुअज़्ज़ज़ आदमी हैं। उन्हें अपनी लियाकत के मुताबिक लिटरेचर का बहुत शौक़ है। लिटरेचर पढ़ने का इतना नहीं जितना लिटरेरी आदमियों से मिलने और तारुफ पैदा करने का। उनका ख्याल है कि अहले इल्म की थोड़ी सी कदर करना उमरा के शाया निशान है। एक मरतबा मेरे यहाँ तशरीफ़ लाए और बहुत इसरार से मुझे सलीमपुर ले गए, ये कह के कि शहर में दिन रात शोर शगब रहता है, देहात में कुछ अरसा रहने से तब्दीली आबो हवा भी होगी और वहाँ मजमून निगारी भी ज़्यादा इत्मीनान से कर सकोगे। मैंने एक कमरा ख़ास तुम्हारे वास्ते आरास्ता कराया है जिसमें पढ़ने लिखने का सब सामान मुहैया है। थोड़े दिन रह के चले आना, देखो मेरी खुशी कर दो। मैं ऐसे मोहब्बत आमेज़ इसरार पर इनकार कैसे कर सकता था।
मुख्तसर सा सामान पढ़ने लिखने का लेकर मैं उनके साथ हो लिया। एडिटर मारिफ से वादा कर चुका था कि एक ख़ास अरसे में उनकी खिदमत में एक मजमून भेजूंगा। शाकिर खान साहब की कोठी पर पहुंचकर मैंने वो कमरा देखा जो मेरे लिए तैयार किया गया था। ये कमरा कोठी की दूसरी मंजिल में था और नहायत खूबी से आरास्ता था। उसकी एक खिड़की पाई बाग की तरफ खुलती थी और एक नहायत ही दिलफरेब मंजर मेरी आंखों के सामने होता था। सुबह को मैं नीचे नाश्ते की गरज से बुलाया गया। जब दूसरा प्याला चाय का पी चुका तो अपने कमरे में जाने के लिए उठा ही था। हैं? कहीं ऐसा गजब ना करना कि आज ही से काम शुरू कर दो। अपने दिमाग को कुछ तो आराम दो, और आज का दिन तो खासकर इस काबिल है कि सीनरी का लुत्फ उठाने में गुजारा जाए। चलिए गाड़ी तैयार कराते हैं, दरिया पे मछली का शिकार करेंगे। फिर वहाँ से 2 मील दूर अहमदनगर है, आपको वहाँ के रईस राजा तालिब अली साहब से मिलवाएंगे। मेरा माथा वहीं थनका। अगर यही हाल रहा तो यहाँ भी फुर्सत माधूम। खैर सैकड़ों हीलो हवालों से उस वक्त तो मैं बच गया और मेरे मेज़बान भी मेरी वजह से न गए। मगर मुझे बहुत जल्द मालूम हो गया कि जिस अनका यानी यकसुई की तलाश में मैं सरगर्दा था वो मुझे यहाँ भी नहीं मिलेगी। मैं जल्दी से उठकर अपने कमरे में आया और उस वक्त ज़रा गौर से उस मेज़ के सामान को देखा जो मेरे लिखने पढ़ने के लिए तैयार की गई थी। मेज़ पर नहायत कीमती कामदार कपड़ा पड़ा हुआ था जिस पर स्याही का एक कतरा गिराना गुनाह कबीरा से कम न होगा। नदी की दवात, मगर स्याही देखता हूँ तो सूखी हुई। अंग्रेजी कलम नहायत कीमती और नायाब, मगर अक्सर में निब नदारत। जाजिब कागज़ एक मखमली जिल्द की किताब में, मगर लिखने के कागज़ का पता नहीं। इसी तरह बहुत सा आला दर्जे का बेशकीमत सामान मेज़ पर था, मगर अक्सर उसमें से मेरे काम का नहीं, और जो चीज़ें कि ज़रूरत की थी वो मौजूद नहीं। आखिरकार मैंने अपना वही पुराना इस्तेमाली मगर मुफीद बक्स, अपनी मामूली दवात और कलम, जिसने अब तक नहायत ईमानदारी से मेरी मदद की थी और मेरे पर्रा ख़यालात को तेज़ी के साथ कफ़स कागज़ में बंद किया था, निकाला और लिखना शुरू किया। ये ज़रूर है कि जिन मुर्गान खुशनवा की तारीफ़ में शोरा इस कदर रत्बुल लिसान है, उनकी इनायत से मैं खुश नहीं हुआ कि सब मेरे कमरे के नीचे दरख्त पर जमा हो गए और शोर मचाना शुरू कर दिया। ताहम मैंने कोशिश करके उनकी तरफ से कान बंद कर लिए और काम में हमतन मशगूल हो गया। तन तनन तन तन तना तना थन ता तन 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 तना तन। मैं ऐसा मसरूफ था कि दुनिया और माफिया की खबर न थी। यकायक इस तन तन ने चौंका दिया। हैं, ये क्या है? उफ़ो, अब मैं समझा। मेरे कमरे के करीब शाकिर साहब के छोटे भाई का कमरा है। उन्हें मौसीकी में बहुत दखल है। इस वक्त सितार से शौक फरमा रहे हैं, बहुत खूब बजा रहे हैं भाई। उसकी गली से आए क्यों, निखते जुल्फ लाए क्यों, मुझको सबा से है उम्मीद, आहा मुझको सबा से है उम्मीद, मुझसे सबा को क्या गरज। वाह वाह, सुभान अल्लाह, क्या गजल छेड़ी है। धमक धमक पायलिया आज गीत गा, के बदन गोरी का जी हाल है। आज पहली मर्तबा पता चला कि पायलिया छनन छनन के अलावा धमक धमक करके भी बजती है। बहुत ही खूब, कमाल करते हैं भाई। कोई आध घंटा उन्होंने मौसीकी की मशक फरमा के मुझे मेरी ख्वाहिश के खिलाफ महसूस फरमाया। फिर किसी वजह से वो अपने कमरे से चले गए और खामोशी तारी हो गई। तो मुझे फिर अपने काम का ख्याल आया। ऐ मेरे ख्यालात, तुम ही मेरा गुंजीना, मेरा ख़जाना हो, खुदा के लिए रहम करो, मेरे दिमाग में फिर आ जाओ। ये कह के मैं कागज़ की तरफ मुतवज्जे हुआ कि देखूं कहाँ छोड़ा है। मैं इस फिक्रे तक पहुँचा था, हम इस वसी और दकीक मजमून पर जितना गौर व फिक्र करते हैं उतना ही उन मुश्किलात का उतना ही मिसल के आगे मैं क्या लिखने वाला था। रेगे दरिया का अंदाज़ा नहीं कर सकते, नहीं हरगिज़ नहीं। ऐसा मामूली फिक्रा तो न था, मुझे यकीन है कुछ और था। कोई आला दर्जे की तशबीह थी और फिक्रे को नहायत शानदार अल्फाज में ख़त्म करने वाला था। खुदा ही जानता है कि क्या था क्या नहीं था, अब तो दिमाग में उसका पता भी नहीं। गाने वाले साहब तो पायलिया को धमक धमक बजा कर ताने लगा रहे थे,
मगर मेरा तो पयालिया की धमक ने दिमाग खाली कर दिया। बहरहाल अब मुझे वो फिक्रा सरे नौ दुरुस्त करना चाहिए, मुश्किलात के बजाय कुछ और होना चाहिए। हम इस वसी मजमून पर जितना गौर व फिक्र करते हैं उतना ही उन बेशबहा इल्मी जवाहिर को जो हमारे मुल्क और कौम के इल्मी ख़जाने के पुर करने के लिए काफ़ी हैं और जिनकी कदर आप कहाँ भूल पड़े, इतने दिनों कहाँ रहे, जिनकी कदर आप कहाँ भूल पड़े, इतने दिनों कहाँ रहे। ये क्या मुँह में सकरा हुआ, ला हौला वला कुव्वत, मैं भी क्या गड़बड़ कर रहा हूँ। आप कहाँ भूल पड़े, इतने दिनों कहाँ रहे। अरे ये फिक्रे तो शाकिर खान साहब ने किसी दोस्त से कहे हैं जो अभी उनसे मिलने आया है। मैं मसरूफियत में उन्हें ही लिख गया। यहाँ तो काट के फिक्रा दुरुस्त करना चाहिए और जिनकी कदर अभी तक मुल्क कौम को मालूम नहीं हुई और बज़ाहिर कोई दरवाज़ा खटखटाता है। कौन है? मैं अभी चब्बन। सरकार ने कहा है कि अगर आपको तकलीफ ना हो तो नीचे जरा सी देर के लिए तशरीफ लाइए। कोई साहब आए हुए हैं और सरकार उन्हें हाथ से मिलाना चाहते हैं। बादल नाखास्ता न उठा नीचे गया। शाकिर साहब के दोस्त राजा तालिब अली साहब तशरीफ लाए थे। उनसे मेरा तारुफ कराया गया। थोड़ी देर के बाद वो तशरीफ ले गए और मुझे भी फुर्सत मिली और मैंने यकसू होकर लिखना शुरू किया। थोड़ी देर हुई थी कि शब्बन ने फिर दरवाज़ा खटखटा दिया। मालूम हुआ मेरी फिर याद हुई है। हमारे मेज़बान के कोई और दोस्त आए हुए हैं और मैं उन्हें दिखाया जाऊंगा। गोया मैं भी मिसल उस अरबी घोड़े के था जिसे मेज़बान ने हाल ही में ख़रीदा था और जो हर दोस्त को अस्तबल से मंगा के दिखाया जाता था। उन दोस्त से निजात पाकर और भागकर मैं फिर अपने कमरे में आया। ख्यालात गायब हो गए थे। फिक्रा सरे नौ फिर बनाना पड़ा। तबीयत तो चाट हो गई। बहजार दिक्कत फिर बैठा और लिखना शुरू किया। अब की मर्तबा खुशकिस्मती से कोई आध घंटा ऐसा मिला जिसमें कोई आया गया नहीं। अब मेरा कलम तेजी से चल रहा था और मैं लिख रहा था। हमको कामिल यकीन है कि हमारे मुल्क के काबिल नौजवान जिन्हें तफ्तीश और तहकीकात का शौक़ है और जो कोलंबस की तरह नई मालूमात और नई दुनिया वो इल्मी दुनिया ही क्यों ना हो के दरियाफ्त करने के लिए अपने तहीं दरवाजे पे फिर दस्तक हुई। क्या है यार? अच्छा, दरियाफ्त करने के लिए खतरे दरियाफ्त करने के लिए एक खतरे में डालने से भी खौफ नहीं खाते। ज़रूर इस तरफ मुतवज्जे होंगे और अपनी काविशों और कोशिशों से मौजूदा दरवाजे पर फिर खटखटाया गया। हाँ हुजूर, सरकार आपका इंतजार कर रहे हैं। खाना ठंडा हुआ जाता है। ओह तो मुझे ख्याल नहीं रहा। सरकार से अर्ज करना मेरा इंतजार न करें, मैं फिर खा लूँगा। इस वक्त मुझे कोई ऐसी भूख भी नहीं है और आइंदा नस्लों को ज़ेरबारे एहसान करेंगे। यही वो नौजवान हैं जो कौम की कश्ती को खुदा की मदद पर भरोसा करके ख़तरात से बचाते हैं और साहिल मुराद तक पहुँचाते हैं। ज़िंदगी और मौत का ला यनहल मसला फिर दस्तक। क्या है? सरकार कहते हैं कि अगर आप थोड़ी देर में खाएंगे तो हम भी उसी वक्त खाएंगे, मगर खाना ठंडा हो जाएगा, बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। अच्छा भाई, लो अभी आया। ये कह के मैं खाने के लिए जाता हूँ। सबसे माजरत करता हूँ। मेज़बान नहायत अखलाक से फरमाते हैं। चेहरे पर थकन मालूम होती है। क्या बहुत लिख डाला। देखो, मैं तुमसे कहता था ना कि शहर में ऐसी फुर्सत और खामोशी कहाँ, सिवाय इसके कि आमन्ना और सदकना कहूँ और क्या कह सकता था। अब खाने पर इसरार होता है। जिस चीज़ से मुझे रग़बत नहीं वही खिलाई जाती है। बाद खाने के मेज़बान साहब फरमाते हैं, दोपहर को तुम्हें गाड़ी में चलना होगा। मैं तुम्हें इस वास्ते यहाँ नहीं लाया कि सख्त दिमागी काम करके अपनी सेहत ख़राब कर लो। वापस कमरे में आकर मैं थोड़ी देर इस गरज से लेटता हूँ कि ख्यालात जमा कर लूँ और फिर से लिखना शुरू कर दूँ। मगर अब ख्यालात कहाँ। मज़मून उठाकर देखता हूँ। ज़िंदगी और मौत का लायनहल मसला, इसके मुताल्लिक क्या लिखने वाला था। इन अल्फाज के बाद कौन से अल्फाज दिमाग में थे? अब कुछ ख्याल नहीं।
कि इससे पहले फिक्रों से क्यों कर रब पैदा करना था। यूं ही पड़े पड़े नींद आ जाती है, तीसरे पैर उठता हूं तो दिमाग नया सही पाता हूं। जिंदगी और मौत का लायनहल मसला बिल्कुल हल हो जाता है। पूरा फिक्रा आईने की तरह साफ नजर आता है। मैं खुशी खुशी उठकर मेज पर गया और लिखना चाहता था कि फिर वही दस्तक। नौकर इत्तला देता है कि गाड़ी तैयार है, सरकार कपड़े पहने आपका इंतजार कर रहे हैं। मैं और नीचे जाता हूं तो पहला फिक्रा जो मेजबान साहब कहते हैं वो ये होता है, आज तो दस्ते के दस्ते लिख डाले भाई। मैंने कहा कि सच्ची बात कहूं कि कुछ भी नहीं लिखा। आखिर इस कदर कसरे नफसी की क्या जरूरत है। खुदा के वास्ते झूठी कसम ना खाइए। मुझे हुआ यकीन और मुझको एतबार आया। मिल मिलाकर शाम को वापस आए। खाने के बाद बातें होती हैं। सोने के वक्त अपना दिन भर का काम उठाकर देखता हूँ तो एक सफ़े से ज़्यादा नहीं, वो भी बेरब्त और बेसिलसिला। गुस्सा और रंज में उसे फाड़ कर फेंक देता हूँ और दूसरे रोज़ अपने मेज़बान को नाराज़ करके अपने घर वापस चला आता हूँ। मैं नाशुक्रा और एहसान फरामोश कहाँ जाऊँगा, मगर मैं मजबूर हूँ। इस अजीज़ और मेहरबान दोस्त को भी छोड़ दूँगा। मैंने ज़रा तफसील से उनका हाल बयान किया है, मगर यह ख्याल न करना कि यही उन अहबाब की फहरिस्त ख़त्म हो गई जिनसे मैं रुख़्सत तलब कर सकता हूँ। नहीं, अभी बहुत से वाक़ई हैं। मसलन एक साहब हैं जो मुझसे कभी नहीं मिलते, मगर जब आते हैं तो मैं उनका मतलब समझ जाता हूँ। ये हज़रत हमेशा कर्ज मांगने के लिए आते हैं। एक साहब हैं जो हमेशा ऐसे वक्त आते हैं जब मैं बाहर जाने वाला होता हूँ। एक साहब हैं जब मुझसे मिलते हैं कहते हैं, मियाँ अरसे से मेरा दिल चाहता है तुम्हारी दावत करूं, मगर कभी अपनी ख्वाहिश को पूरा नहीं करते। एक दोस्त हैं, वो आते ही सवालात की बौछार कर देते हैं। जब मैं जवाब देता हूं तो मुतवज्जे होकर नहीं सुनते, या अखबार उठाकर पढ़ने लगते हैं या गाना गाने लगते हैं। एक साहब हैं जो जब आते हैं अपनी ही कहे जाते हैं, मेरी नहीं सुनते। ये सब मेरे इनायत फरमा और खैर तलब हैं, मगर अपनी तबीयत का क्या करूं। साफ साफ कहता हूं कि इनमें से हर एक से कह सकता हूं, मुझ पे एहसान जो न करते तो ये एहसान होता।